Hello friends, welcome to daily news analysis of the Hindu and Indian Express. Today date is January 22, so let's get started. मोस्टली न्यूज़ राम मंदिर से ही रिलेटेड है, तो ये सब हमारे एग्जाम के काम की नहीं है। यहाँ पे ब्रेन सिंह है, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, तो अगेन नॉट दैट इम्पोर्टेंट। कुकी मिताई का मैटर मैं आपको कई बार समझा ही चुका हूँ। ओके, यहाँ पर कुकी बॉडीज, अब मैंने आपको कहा था कि सेंटर ने स्टेट से पूछा है क्या ये पॉसिबल है कि कुकी एंड जोमी इनको एसटी लिस्ट से निकाला जा सके, ठीक है, जैसे कि डिमांड है मणिपुर में, और इनकी जगह पर मिताई पीपल को एसटी की कैटेगरी में डाला जा सके, जैसा कि ऑर्डर भी था मणिपुर हाई कोर्ट का, जिस वजह से ये वायलेंस स्टार्ट हुए। Right now, these Meiteis they constitute more than 50% population of Manipur, and they are predominantly Hindu. Okay, and they live in valley region. Kuki-Zomi they are predominantly Christians. Okay, they constitute around 46% population, and they live in hilly areas. All right. Now, the apex body of the Kuki tribe expressed concern over union government's abrupt decision about ending the free movement of people at the India-Myanmar border. ओके, अब ये जो बॉर्डर है दोनों के बीच में, इधर 16 किलोमीटर, इधर 16 किलोमीटर फ्री मूवमेंट दिया जाता है क्योंकि इनके आपस में एथनिक टाइज है, दिस चेन कुकी जो पीपल के। ओके, बट गवर्नमेंट ने कहा है कि म्यांमार में जब से ये डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हुए तब से इंडिया की तरफ इलीगल माइग्रेशन ज़्यादा बढ़ गया है। इसी के रिस्पेक्ट में मैंने आपको दो डेवलपमेंट्स और बताई थी मिजोरम में। एक कि जो आ रहे हैं लोग उनके बायोमेट्रिक्स लेकर रखिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि आप कल को इनका यूज़ करके फिर इनको निकाल दोगे जबकि ये लोग हमारे ही ब्रदर्स हैं। और दूसरा कि बॉर्डर को सील कीजिए, तो इन्होंने वो भी मना कर दिया था मिजोरम ने कि हम नहीं करेंगे, ठीक है, हमारे ही लोग हैं, उनको वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो वो यहाँ आ रहे हैं हमारे पास। ओके, तो अब गवर्नमेंट ने फाइनल डिसीजन लिया है कि ये जो फ्री वीज़ा रिजीम है 16 किलोमीटर की, इसको बंद करेंगे। एंड असम में अनाउंस किया कल होम मिनिस्टर ने कि हम लोग इसको पूरी तरीके से इस बॉर्डर को सील करेंगे, ठीक है, जैसे बांग्लादेश की बॉर्डर सील की हुई है। अब देखिए यहाँ पर ये बंगाल में है, इसी तरह का केस एक बार तेलंगाना में भी हुआ था जहाँ फाइनेंस मिनिस्टर ने डांटा था एक कलेक्टर को। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आप ये जो राशन शॉप्स है वहाँ पे पीएम के फोटो नहीं लगा रहे हो, इसलिए आपको फंडिंग सस्पेंड की जा रही है। ओके, तो अब सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इस मैटर को उठाया है कि इससे सेंटर स्टेट के रिलेशंस जो भी हैं, बट अल्टीमेटली परेशान तो पब्लिक होगी ना। ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट सस्पेंडेड 7,000 crore in funds allocated for states paddy procurement under PDS, and reason is non-compliance with the exhibiting images of honorable prime minister in ration shop. Now, this is not only frightening the display of dictatorial tendencies, but also a threat to ideals of federalism. ठीक है, आप फंड रिलीज नहीं कर रहे हो ताकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोक्योरमेंट कर सके फार्मर से। द डेवलपमेंट अंडरमाइंस द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ऑलराइट, तो ये सेंटर स्टेट रिलेशन में अलग अलग इश्यूज हैं जो आप लिख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर एक कम्युनिटी है, चकालिया कम्युनिटी, ठीक है, ये इनकी एक यूनिक लैंग्वेज है मदी का। तो इसके अब ये दो दो ही स्पीकर बचे हैं, बस ये दो ही लोग हैं जो बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो यूथ है, जो नई जनरेशन है, वो सब मलयालम सीख रहे हैं क्योंकि स्कूल में वही पढ़ाई जाती है उनको। इनिशियली इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब, दिस ये जो ट्राइब्स हैं आपके चकालिया, बट नाउ दे आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल्ड कास्ट, नॉट ट्राइब। मथिका is a blend of different languages and it is largely influenced by हेवाका कन्नड़ा। अब इस पे अगर कोई कोचिंग वाला आपको नोट भी लिख कर दे दे तो जस्ट डोंट रीड दैट, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम में पूछा जाए, सो प्लीज अवॉइड। वो तो सिर्फ न्यूज़पेपर में है तो हमने एक बार देख लिया कि ये एक लैंग्वेज है। ओके, पोस्ट ऑफिस एक्ट, देखिए ये पोस्ट ऑफिस एक्ट और दूसरा टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, ओके, ये जो दो आए हैं ना, इन पे मैं आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में एक इन डेप्थ लेक्चर तो दूंगा ही कि इनमें क्या कमी है और क्या नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आया है तो इसको एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं, बाकी ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी हम इसको करेंगे, ठीक है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशन आपको पता है कि अभी आपको पेड सब्सक्रिप्शन पर ही एक्सेसिबल है विद ए नॉमिनल फी ऑफ 500 रुपीज मंथली। नाउ प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया है अपना, और ये रिप्लेस करेगा इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को।
Okay, but again there is fear on the unchecked power of interception of any item by the post office authorities. Okay, but including the conditions, किस कंडीशन में कर सकते हो आप इंटरसेप्ट? इमरजेंसी विच इज नॉट डिफाइंड अंडर द एक्ट। ठीक है, आप कह सकते हो कि इमरजेंसी में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि पोस्ट ऑफिस से ये जो भी पार्सल भेजा जा रहा है या पोस्ट भेजा जा रहा है इसको ओपन करके कि इसमें क्या है, बट ये डिफाइन नहीं किया गया है कि इमरजेंसी मतलब क्या, कौन से सिचुएशन में। और उसके बाद कोई प्रोसीजरल सेफगार्ड्स भी नहीं है यहाँ पर टू चेक द आर्बिट्री यूज बाय अथॉरिटीज और एनी लाइबिलिटी इन केस द पावर ऑफ इंटरसेप्शन इज मिसयूज। ओके, तो ये जो इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट को रिप्लेस किया गया है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस बिल से, जो कि अब एसेंट मिल गया तो एक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। पहला कि ये जो वर्ड इमरजेंसी है इसको आपने डिफाइन नहीं किया है, किस केस में आप इंटरसेप्ट कर सकते हो। और दूसरा कोई प्रोसीजरल सेफगार्ड नहीं है, अगर आर्बिट्री यूज करेगी अथॉरिटी अपनी पावर्स का तो उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। राइट, इसके अलावा गवर्नमेंट ने और भी बिल पास किए जैसे टेलीकम्युनिकेशन बिल। ओके, इसको भी एसेंट मिल चुका है और ये रिप्लेस करेगा 2 एक्ट को, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट को। ओके, तो ऊपर जो हमने बात की 2 प्रोविजन वो है पोस्ट ऑफिस एक्ट के, ठीक है। नीचे जो हम बात कर रहे हैं वो है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के। अब यहाँ टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में भी प्रोविजन डाला गया है इंटरसेप्शन ऑफ मैसेजेस। ओके, जो कि सिमिलर है, जो पुराना एक्ट था ना 85 वाला, कहाँ गया ये, ठीक है, उसमें भी ये प्रोविजन था। ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू नोटिफाई रूल्स ऑन द प्रिकॉशंस टू बी टेकन फॉर प्रिवेंटिंग द इम्प्रॉपर इंटरसेप्शन। ठीक है, यहाँ पर एटलीस्ट ये प्रिकॉशन की बात करता था कि आप अगर इंटरसेप्ट कर भी रहे हो तो आप कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। ठीक है, बट अनलेस सच प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स आर प्रिस्क्राइब्ड इट कैन नॉट बी ब्रॉट इनटू द ऑपरेशन। और जब तक गवर्नमेंट ये प्रोसीजर वगैरह नोटिफाई नहीं करती है तब तक इस एक्ट का ये जो क्लॉज है, ये जो एग्जैक्ट सेक्शन है जो पावर दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, ये जब तक एक्ट में नहीं आएगा। और अब आप देखिए कि इसको नोटिफाई कितना लेट किया गया 2007 में जाके, ठीक है, तब तक इसका यूज कर नहीं पाए थे ये लोग। नेक्स्ट, अब एक और एक्ट आता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो भी इंटरसेप्शन वगैरह होगा वो किस पे होगा, कंप्यूटर सोर्स के थ्रू। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सोर्स के थ्रू शेयर की गई है उसको इंटरसेप्ट करने की बात करी। Now, the necessary requirement does not call for the occurrence of any public emergency or any demand in the interest of public safety। ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी कि डज नॉट कॉल फॉर द अक्रेंस ऑफ, मतलब आप इंटरसेप्ट कर सकते हो कभी भी बिना ये शो किए कि यहाँ पर कोई पब्लिक इमरजेंसी आई है इसलिए हम इंटरसेप्ट कर रहे हैं या फिर पब्लिक सेफ्टी के लिए हम इंटरसेप्ट कर रहे हैं। Thus, the scope of interception under the IT Act is wider than the this act, okay, टेलीग्राफ एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर वाइडर है क्योंकि यहाँ पे आपको ये दोनों चीज प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। Alright, though the act provide for procedure and safeguard to be prescribed by central government and the necessary rules were notified only in 2009, जबकि एक्ट कब आया था 2000 में, और आपने रूल्स कब प्रेस्क्राइब किए थे 2009 में। अब ये सब एकदम नॉर्मल बातें जो आप चलिए एक बार रीड कर देते हैं। ठीक है, द इंटरसेप्शन ऑफ द फोन्स अंडर द टेलीग्राफ एक्ट कंटिन्यूड विदाउट एनी प्रोसीजरल सेफगार्ड इन प्लेस टिल, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट नहीं दिया पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज केस में। ठीक है, इट लेड डाउन, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया प्रोसीजर एंड सेफगार्ड टू चेक द आर्बिट्रीनेस एंड मिसयूज ऑफ पावर बाय अथॉरिटीज। The court held that telephonic conversations are often of an intimate and confidential character, and since phone tapping is infringement on the right to freedom of speech. Now remember this, okay? इस तरह के पॉइंट्स प्रीलिम्स में आपसे सीधे पूछे जाते हैं। फोन टैपिंग, this phone tapping is an infringement on your right to freedom of speech and expression under Article 19। अब इसमें आर्टिकल 21 मत मार देना, ठीक है, अगर क्वेश्चन आए तो। अगर हमारे फोन टैप किए जाते हैं तो इट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19। ओके, इट इज परमिसिबल ओनली इफ इट कम्स विद इन द ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। हमें पता है 19 आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में हमारे पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं ऑन आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। Court also held that since the right to privacy is part of right to life and personal liberty under Article 21, now see, your right to privacy is part of right to life and personal liberty under 21 of the Constitution, it cannot be curtailed except जो grounds वहां पर Constitution में लिखे गए, ठीक है, except the procedure established by law, यानी लॉ में ही लिखना होगा कि किस केस पर आप ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हो। एंड द प्रोसीजर इटसेल्फ मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल टू रूल आउट एनीथिंग आर्बिट्री, ट्रिकिश और bizarre।
राइट नाउ अब देखिए कोई रूल्स नोटिफाई नहीं किए गए बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द टेलीग्राफ एक्ट, ठीक है, जब तक ये जजमेंट नहीं आया। सो कोर्ट लेड डाउन द प्रोसीजरल सेफगार्ड्स व्हिच रिमेन्ड इन ऑपरेशन टिल 2007, जब फाइनली सेंटर नींद से जागा और उसने कुछ रूल्स फ्रेम करे प्रोसीजरल सेफगार्ड के लिए। ओके जब उन्होंने अमेंड किया टेलीग्राफ रूल 1951 को नोटिफाई किया। This rule not only replaced the court's directives but also made some space for interception in emergent cases। अब यहाँ पर इसने बात की कि कुछ इमरजेंसी होगी तो हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं। Up to maximum of 7 days when obtaining the prior direction for interception is not feasible. Thus, there was further delegation of power on interception to the law enforcement agency। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि आप मैक्सिमम 7 डेज तक इंटरसेप्ट कर सकते हो व्हेन ऑब्टेनिंग प्रायर डायरेक्शन फॉर इंटरसेप्शन इज नॉट फिजिबल। मतलब जब वक्त ना हो कि हमें ऊपर से वेट करें परमिशन का, तो हमें 7 दिन तक अलाउ है, ऐसी इमरजेंसी पावर दी गई थी अथॉरिटीज को कि आप इंटरसेप्ट कर सकते हो 7 डेज तक। ओके यानी कि और ज्यादा पावर डेलीगेट कर दी गई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, ठीक है, बट नॉट रैंक्स नॉट बिलो द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एट द स्टेट लेवल, ठीक है, आईजीपी रैंक का ऑफिसर होना चाहिए, उससे नीचे का नहीं। Now, court also elaborated upon parameters to comprehend the occurrence of public emergency and public safety and clarified that unless one of these two condition is met, इंटरसेप्शन कैन नॉट बी रिसोर्टेड। ठीक है, ये दो में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए तभी आप इंटरसेप्शन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्लियर? और ये सब ग्राउंड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट ऑफ कमीशन एंड सो ऑन। ठीक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो प्रिस्क्राइब सिमिलर प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर इंटरसेप्शन अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2009। ओके तो आई होप कि यहाँ पर आपको ये मैटर समझ में आया हो अभी तक। आगे चलते हैं। Now, court also held in many judgments that right to privacy imposes a requirement of a written recording of the reasons before a search and seizure could be carried out। अगर आपको कहीं पे सर्च करना है, कुछ सीजर करना है, कुछ अपनी कंट्रोल में लेना है, तो देयर शुड बी रिटन रिकॉर्डिंग ऑफ द रीजंस कि आप ये क्यों कर रहे हैं। कि ये पुट्टा स्वामी जहां से राइट टू प्राइवेसी निकल के आया। The right to communication has been held to be part of right to privacy and thus protected under Article 21 of the Constitution. Now remember this, right to communication, ठीक है, आपको कम्युनिकेट किए जाए रीजन कि ये सर्च क्यों हो रही है आपके यहाँ, क्यों ये आपके सपोज टैबलेट्स आईपैड वगैरह सीज किए जा रहे हैं, ठीक है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 17, अब हमें पता है कि इंटरनेशनल कोवेनेंट भी होता है सिविल और पॉलिटिकल राइट के लिए, 1966 में बना था। उसका भी आर्टिकल 17 यही कहता है दैट नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्री और अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद इट्स प्राइवेसी, फैमिली, होम, करेस्पॉन्डेंस, नॉर टू अनलॉफुल अटैक्स ऑन हिज ऑनर एंड रेपुटेशन। और हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल 51C भी यही कहता है कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस मस्ट बी रिस्पेक्टेड अनलेस दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद डोमेस्टिक लॉ। So now, the fear of misuse must be allayed by the center with regard to Post Office Act to circumvent the intervention by Constitutional Court in future. This act has made interception provision more liberal by removing the two major conditions, that is occurrence of public emergency and in the interest of public safety। आपने ये जो दो प्रोविजन यूज रिमूव करे हैं पोस्ट ऑफिस एक्ट से, ठीक है, पोस्ट ऑफिस एक्ट की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस एक्ट की बात हो रही है, जबकि यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन बिल की बात हुई, फिर हमने उसको कंपेयर किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल के एक्ट के साथ भी, ठीक है, और फिर देखा कि ये जो नया वाला है इसने ये दो चीजें क्यों हटाई हैं। ऑलराइट, ये जो दो थी इमरजेंसी नॉट डिफाइंड, ठीक है, और प्रोसीजरल जो सेफगार्ड थे वो भी हटा दिए, जबकि कोर्ट ने खुद कहा है कि ये दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन जरूर होनी चाहिए तभी आप इंटरसेप्शन कीजिए, अक्रेंस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी के कोई इंटरेस्ट वजह हो, विच आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन एक्ट ऑफ 1898। 1890 एक्ट के जिसको रिप्लेस किया गया है इस बिल के द्वारा, जब उसमें ये सेफगार्ड्स थे अंग्रेजों के टाइम, तो फिर अब इनको हटाने की कोई वजह नहीं दिखती। एज देयर इज नो प्रोविजन विथ रिगार्ड टू प्रोसीजरल सेफगार्ड, okay, so this must be backed by just fair reasonable procedure। consequences of unauthorized interception, अब अगर आप अनऑथराइज इंटरसेप्शन करते हो तो उससे होता क्या है। Now, though a telegraph officer may be punished for any unauthorized interception under Telegraph Act, there is no provision for taking any action if the competent authority exceeds or misuses his power of interception।
Okay, now this is really problematic. Similarly, though unauthorized interception is punishable under the Telecommunication Act, review committees are not bound even to recommend any disciplinary action for misuse of power by competent authority. Review committee सिर्फ साइड कर सकती है उस ऑर्डर को. इट कैन ओनली सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ इंटरसेप्शन एंड मे इशू ऑर्डर फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स. ठीक है, बट वो उनको पनिश नहीं कर सकती, उनके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकती जिन्होंने पावर का मिसयूज किया है. Therefore, the competent authority needs to be held accountable for any willful misuse of interception power. ओके, तो यहाँ पर हमने इन दोनों की बात की, बट मैं आपके साथ ये दोनों बिल, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, ठीक है, इसको एसेंट मिल चुका है, एंड इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट, इसको भी एसेंट मिल चुका है. तो ये दोनों चीजें मैं आपके साथ एक बार डिटेल में डिस्कस करूंगा इन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन देयर. ओके, वहां पर हम इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, अगर इसमें से कुछ ऐसा है जो एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है. ओके, चलिए आगे चलते हैं. कर्व्स ऑन सिविल सोसाइटी बॉडीज, इस पर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी सेशन कर चुके हैं पहले, उसके बाद भी मैं आपको काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ, जैसे सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च. ठीक है, इसका एफसीआरए जो लाइसेंस था जिससे ये फॉरेन फंडिंग रिसीव कर सकता था, ये लास्ट ईयर सस्पेंड कर दिया गया था. ठीक है, और अब फाइनली इसको कैंसिल कर दिया गया है. ठीक है, और ये कैंसिलेशन किस प्रोटेक्ट पे किया गया है कि ये अपनी जो भी रिसर्च वगैरह पब्लिश कर रहे हैं उसको गवर्नमेंट ने इक्वेट कर दिया है कि ये करंट अफेयर पब्लिश कर रहे हो. ठीक है, एंड दिस पब्लिशिंग दिस करंट अफेयर इज नॉट परमिसिबल अंडर द एफसीआरए एक्ट. ओके, now after suspending this FCRA license of Center for Policy Research, now government has cancelled this license. Justification क्या दिया गया है? CPR's publication has been equated with current affair programming prohibited for an entity using FCRA fund. राइट, ये जो भी रिसर्च वगैरह करता था ना, पॉलिसी मेकिंग में बहुत काम आती थी. इवन पहले की भी जो गवर्नमेंट थी वो इसका इनपुट बहुत यूज करती थी. इनफैक्ट इसी के यहाँ से कई ऑफिसर्स हैं जो आज नीति आयोग और गवर्नमेंट के अंडर में काम भी कर रहे हैं, वो यहीं से निकले हैं. राइट, ये प्रमोट करता है इन्फॉर्म डिबेट विच इज द हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी. नाउ आप इनके फाइनेंसेस क्रिपल कर रहे हो. पहले तो आप एफसीआरए अमेंडमेंट जो लेकर आए हो, ठीक है, उसको मैंने आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस कर दिया है कल. ठीक है, वहां पर मैंने आपके साथ 2010 में जो अमेंडमेंट की आए थे वो भी डिस्कस कर दिए, 2020 में जो अमेंडमेंट हुए थे एफसीआरए में वो भी डिस्कस कर दिए. ठीक है, उसी अमेंडमेंट में एक प्रोविजन लेकर आए थे कि इनको जो टोटल डोनेशन मिलेगा उसका 20% से ज्यादा ये लोग अपने वर्क पर यूज नहीं कर सकते, यानी कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पर. ठीक है, यानी कि अपनी मैन पावर की सैलरीज वगैरह देना, या जो भी उनको फील्ड में जाना है तो उसका डेली का खर्चा देना. ठीक है, तो अब ऐसे में क्या हो रहा है कि 20% से ज्यादा मैं खर्च नहीं कर सकता अपनी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन पर, तो फिर मुझे अपनी मैन पावर रिड्यूस करनी पड़ेगी. मैं कम लोगों को रख सकता हूँ. ठीक है, मैं कम लोगों को फील्ड पर भेज सकता हूँ वहाँ के लोगों से रियल में इशू समझने के लिए. तो अल्टीमेटली मेरी जो रिसर्च की क्वालिटी होगी वो क्वालिटी पे असर पड़ेगा. और तो ये 22 की एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी. बाकी अमेंडमेंट मैंने समझा दिया आपको वहां पर ब्रेनस्टॉर्मिंग में. ओके, नाउ फाइनेंसेस क्रिपल किया आपने, एक मैसेज सेंड किया दैट इंडिया इज नो लॉन्गर ओपन टू फ्री फ्लो ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज. द स्टेट The state wielding the FCRA as a weapon to silence entities whose work is not to its liking, यानी कि गवर्नमेंट की. ओके, एनवायरमेंटल इशू पे वो बात करते हैं, कोई माइनिंग प्रोजेक्ट के अगेंस्ट तो दिक्कत है. सिविल लिबर्टीज की बात करते हैं, ठीक है, कि किसी को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है तो दिक्कत है. ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो दिक्कत है. ठीक है, तो गवर्नमेंट को अगर इनकी इस तरह की कोई चीजें पसंद नहीं आती है तो वो इनको साइलेंस करने के लिए इनकी फंडिंग को स्टॉप करने की कोशिश करती है. राइट, एंड इसका मिसयूज किया जा रहा है फॉर पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल रीजन एज वेल. जैसे कि अमेरिका वगैरह कहता है कि इंडिया में माइनॉरिटीज को खतरा है, ओबामा ने भी बोला था थोड़े दिन पहले. द लेजिस्लेशन इज द चाइल्ड ऑफ इमरजेंसी, ये इमरजेंसी के टाइम में आया था. ओके, यहाँ पर फॉरेन गवर्नमेंट्स इंटरफेयर कर रही थी इंडिया की इंटरनल अफेयर्स में बाय चैनलिंग फंड्स थ्रू एनजीओज. सिंस देन इट हैज बीन अमेंडेड बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट्स. The latest round of amendment was passed in 2020. The International Commission on Jurists denounced, उन्होंने इस अमेंडमेंट को दे डिनाउंस इट एज इनकम्पैटिबल विद इंटरनेशनल लॉ एंड एज एन ऑब्स्टेकल टू द कैपेसिटी ऑफ सिविल सोसाइटी एक्टर्स. और इस तरीके से वर्ल्ड विजन इंडिया जो वर्क करता है चिल्ड्रन के लिए, ये भी एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, हैज इट्स एफसीआरए कैंसल्ड, इनका भी एफसीआरए गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया था.
अब जब इंडिया सीख कर रहा है कि हमें रिकॉग्नाइज किया जाए एज अ विश्व गुरु, आप विश्व गुरु बनने की बात तो कर रहे हो, आप अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हो, आप ये भी कहते हो कि डेमोक्रेसी इज इन आवर डीएनए, ये प्राइम मिनिस्टर की एग्जैक्ट वर्ड है। बट द गवर्नमेंट इज वेरी हाइपर सेंसिटिव टू द रैंकिंग्स ऑन इंटरनेशनल इंडाइसेस। जैसे फ्रीडम हाउस है, वो एक डेमोक्रेसी इंडेक्स पब्लिश करता है, उसने डाउनग्रेड की इंडिया की रैंकिंग टू इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। ओके, एंड द रीजन इट साइटेड इज इरोजन ऑफ सिविल लिबर्टीज। बट गवर्नमेंट ऐसी रिपोर्ट को जनरली नकार देती है। जैसे हमारे हंगर इंडेक्स पे जब आता है, जब भी रिपोर्ट, हमारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रहती है, तो उसको, जैसे स्मृति ईरानी जी थी, आई थिंक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, ठीक है, उन्होंने सीधे नकार दिया। उन्होंने और झूठ भी बोला कि ये लोग सिर्फ फोन करते हैं और वहां पे पूछते हैं कि आप इस वक्त भूखे हैं, तो को तो इंसान दिन में कभी ना कभी तो भूखा होगा ही, ठीक है, तो वो लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि इंडिया इज हंग्री। बट ऐसा नहीं है, ऐसी नहीं है इसकी मेथोडोलॉजी बहुत अलग है। ओके, तो इस तरीके से इंडिया हमेशा से इन रैंकिंग वगैरह को डिनाई करता आता है। IMEC आइडिया। ओके, अब देखिए, आई टोल्ड यू कि G20 समिट की साइडलाइन पर ही डिसाइड हुआ कि हम लोग एक कॉरिडोर बनाएंगे इंडिया मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप तक के लिए, ठीक है, एज एन ऑल्टरनेटिव डेवलप किया जाएगा, अगेन एज एन ऑल्टरनेटिव टू स्वेज कैनाल, ठीक है। और ये स्विस कैनाल का ही एक ऑल्टरनेटिव मैंने आपको पहले ही बताया है, इसराइल के थ्रू जो बनाना चाहते थे हम नेगेव डेजर्ट से बैन कुरियन कैनाल। ये आपको प्रीलिम्स में पूछने की बहुत पॉसिबिलिटी है, इसराइल में लड़ाई और फिर ये रेड सी में जो चल रहा है, तो बैन कुरियन कैन बी ए प्रोबेबल क्वेश्चन। तो ये जो IMEC है, इसके बारे में पहले इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस बतानी है मुझे आपको, ठीक है। मैंने रेड सी पर कुछ बनाया था वीडियो, तो उसमें मैंने आपको बता दिया था इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑन रेड सी साइड, ठीक है, इस साइड पर। बट यहाँ पर इसको देखिए जरा, एक मुंबई पोर्ट है हमारा, ठीक है, यहाँ से जाबेल अली पोर्ट UAE में आता है, याद रखिएगा। ये रियाद तो सबको पता है सऊदी अरेबिया में, और इस तरह से हरद है एक लैंड पोर्ट सऊदी अरेबिया में, अल हदीदा, ठीक है, ये जॉर्डन और सऊदी अरेबिया की बॉर्डर पर आता है। उसी तरीके से हाइफा इजराइल एंड प्रेयस ग्रीस, ठीक है। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट पोर्ट के नाम है, इनके याद रखिएगा। इधर साइड रेड सी में जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो ऑलरेडी मैं आपके साथ एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ऑलराइट, तो यहाँ पर जब ये प्लान हुआ कि IMEC बनाया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि UAE से होते हुए सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से होते हुए इसराइल, ठीक है, और वहां से होते हुए फिर ग्रीस, ठीक है। तो इसमें दो दो इशू दिख रहे थे। पहला कि सऊदी अरेबिया इसराइल, UAE सऊदी अरेबिया इसराइल, ये इनमें आपस में कैसे ये कनेक्टिविटी डेवलप कर रहे हो, ठीक है, दोस्ती नहीं कर सकते आप, ठीक है, पहला तो जैसा कि मानना है अरब स्टेट्स का ड्यू टू पैलेस्टीन कॉज। दूसरा, नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत कि आपने यहाँ से टर्की जैसे स्टेट को, जो कि आप मानते हो कि एक ब्रिज है यूरोप और एशिया के बीच, इसको नेग्लेक्ट करके कर दिया आपने। अब ग्रीस की बजाय आप उधर से भी जा सकते हैं टर्की साइड से। तो ये चीज टर्की को पसंद नहीं आई थी, और वो आज नहीं तो कल उसको ज्वाइन करना ही है। अगर ये प्रोजेक्ट रियलिटी बनता है तो टर्की को आप इग्नोर कर नहीं सकते ज्यादा टाइम तक, ठीक है, वो ज्वाइन होगा ही होगा। चलिए, अब जैसे ही ये प्रोजेक्ट साइन हुआ ना, तभी हमास को मस्ती चढ़ी कि नहीं, हमें कुछ करना पड़ेगा। ये ऐसे रेप्रोचमेंट कैसे हो सकती है अरब स्टेट और इसराइल स्टेट में जब तक कि पैलेस्टीन ना बन जाए, ठीक है। तो उसके बाद हमास ने अटैक किया इसराइल पर, और फिर ये वॉर शुरू हुई, और तब से ये प्रोजेक्ट अपना ठंडे बस्ते में चला गया है। ओके, तो उसी को लेकर है, यमन कन्फ्लिक्ट चल रहा है आज रेड सी पर। तो यमन कन्फ्लिक्ट चलने से वहां पे जो ट्रेड अफेक्ट हो रहा है ना, तो और ज्यादा जरूरत हो गई है अब कि हमें एक ऑल्टरनेटिव रूट तो चाहिए अब। ओके, और ये जो IMEC था, ये एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है, हमें रेड सी से होकर नहीं जाना है, हम पर्शियन गल्फ में जाएंगे, वहां से UAE सऊदी अरेबिया से रोड और रेलवेज के थ्रू जाकर सीधे हाइफा पहुंचेंगे इसराइल में, और वहां से फिर ग्रीस। IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। यमन कन्फ्लिक्ट जो कि एक ऑफशूट ही है गाजा वॉर का। अरब स्ट्रीट would simply not allow any major trade link between Saudi Arabia and Israel at least for many years after this war end. अल हदीता ये सऊदी अरेबिया का एक पोर्ट है, हाइफा ये इसराइल का पोर्ट है, और ये अडानी ग्रुप के ही अंडर में आया है। फुजाइरा एंड जबेल अली ये दोनों UAE में आते हैं, ठीक है। ये लोकेशन याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में पूछी जा सकती है। Geopolitics is probably the biggest hurdle before IMEC now. After the Gaza war, West Asia will look much different. Okay, Turkey, which has been explicitly left out of this project, has already been expressive about its irritation and proposed an alternative to Saudi Arabia and Israel through Iraq. इराक से होते हुए और फिर टर्की से होते हुए आप जा सकते हो मेडिटेरेनियन में। ओके, आगे, IMEC विल बी द सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट दैट वुड सिंक विद बिजनेस फोकस ट्रम्प। अगर ट्रम्प जीत के आता है तो वो एक ही चीज की बात करता है, बिजनेस की, तो उसके लिए काफी अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट रहेगा, बट जीतेगा तब ना।
Beside trade, electricity and digital cables, IMC is proposed to carry hydrogen pipeline as well. ओके, और हम लोग बात कर रहे हैं आजकल डिकार्बोनाइजेशन की, जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल और स्पेशली ग्रीन हाइड्रोजन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर हमें डिकार्बोनाइज करना है वर्ल्ड ओवर पूरी इकोनॉमी को. Hydrogen produced from fossil fuel-based processes such as methane reforming will continue to be transition fuel until electrolysis or other green processes become practical. ये इस पे ग्रीन हाइड्रोजन पे मैं ऑलरेडी आपके साथ एक मेंस 450 प्लस वीडियो कर चुका हूँ, वो देख लेना प्लेलिस्ट से. उसमें आपको पता चल जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ओके एंड ऑल दैट, और इलेक्ट्रोलाइजर्स का, इलेक्ट्रोलिसिस का रोल. ये इलेक्ट्रोलाइजर अभी तक उतने अच्छे कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, इसलिए अभी वर्ल्ड में जो मेजोरिटी जो हाइड्रोजन बनती है वो ग्रे हाइड्रोजन है, फॉसिल फ्यूल का यूज करके. ग्रीन हाइड्रोजन अभी उतनी नहीं बन पा रही है. वो सब मैंने वहां डिस्कस किया है, आज ही देख लेना उस वीडियो को. फॉर इंडिया हाउएवर द कंटेनराइजेशन थ्रू रेल एंड रोड इन IMEC इज ए बिग ड्रॉ. कंटेनराइजेशन रेडिकली क्विकेंस द ट्रेड एंड रिड्यूस द पोर्ट कॉस्ट. और हम भी अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट का खर्चा जाता है 14 to 16% ऑफ GDP, जबकि ग्लोबल लेवल पर ये है हार्डली 8% ऑफ GDP लॉजिस्टिक कॉस्ट. ठीक है, तो हमें इसको रिमूव करना है ताकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो सके और फास्ट भी हो सके. और मैंने आपको ये भी बताया है कि हमारे यहाँ पर जो मालगाड़ी चलती हैं, जो सामान को लेकर जाती हैं, उनकी स्पीड होती है हार्डली 25 किलोमीटर पर आवर. चाइना में जो चलती है उनकी होती है 100 किलोमीटर पर आवर. तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, बल्कि उसमें डिले भी कॉस्ट करता है. अब उसमें जो पेरिशेबल वगैरह फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, तो वो अपने आप में उतने में तो बेकार हो जाते हैं. और मैंने आपके साथ एक और न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस किया था थोड़े दिन पहले कि कुछ टॉय इंडस्ट्री जो इंडिया में एक बेस सेटअप करना चाहती थी, पर उसने यही कहा कि इंडिया चाहे जो भी हो, लेकिन वो चाइना के कॉम्पीट नहीं कर सकता एफिशिएंसी के टर्म में. लॉजिस्टिक जितनी फास्ट वहां मूव करती है, इतनी इंडिया में नहीं मूव करती है. इन इंडिया 70% ऑफ कंटेनर्स मूव बाय रोड, जबकि आइडियली होना चाहिए 30% बाय रोड, 30% बाय रेल एंड देन रेस्ट बाय कोस्टल एंड इनलैंड शिपिंग. बट 70% आज भी हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रोड पर डिपेंडेंट है. ठीक है, अब आपको लगेगा कि फास्ट कौन से हैं, तो फास्ट देखिए रोड है एज कम्पेयर टू रेलवे. रेलवे की स्पीड मैंने आपको बताई है 25 किलोमीटर पर आवर, तो रोड से फास्ट तो ट्रांसफर हो जाता है, बट रोड के थ्रू ट्रांसफर करने में कॉस्ट ज्यादा आती है. ठीक है, रेलवे के थ्रू कॉस्ट कम आएगी. ढेर सारे कंटेनर आप रेल के ऊपर रख दो, वो एक साथ पहुंच जाएंगे. ट्रक में, एक ट्रक में कितना भरोगे, राइट? सो रोड इज फास्टर बट रेल मूवमेंट ऑफ कंटेनर इज चीपर. और हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करनी है, बट एट द सेम टाइम फास्ट भी करनी है. डेडिकेटेड रेल फ्राइट कॉरिडोर बनाए हमने, वेस्टर्न ईस्टर्न. ठीक है, वेस्ट में मुंद्रा, JNPT इनसे कनेक्ट किया जाएगा, बट इसने कहीं ना कहीं सदर्न रीजन को छोड़ दिया है. ठीक? तो सदर्न रीजन में भी हमें डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाने की जरूरत है, ताकि ये जो मालगाड़ी वाली ट्रेनें होती हैं ये तेजी से मूव कर सकें. So South can also leverage IMEC that promises to cut delivery schedule by 40% if it also sees dedicated freight corridor. साउथ में भी हमें डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स बनाने की जरूरत है. इसके बाद हाइफा इसराइल का पोर्ट है. हाइफा कैन नॉट बी इंडिया मेन गेटवे टू द वेस्ट सिंस इट्स करंट कंटेनर ट्रैफिक इज बेयरली 1/3 ऑफ मुंद्रा और JNPT एंड 10th ऑफ इंडियाज करंट कंटेनर एक्सपोर्ट. क्योंकि हाइफा पोर्ट उतना ज्यादा डेवलप नहीं है अभी. ठीक है, अभी अडानी ग्रुप को मिला है, अब वो डेवलप करेगा उसे. ठीक है, मुंद्रा JNPT में हम जितना ट्रैफिक कवर करते हैं ना, उसका जस्ट 1/3 ही कवर कर सकता है हाइफा. ओके, ये कुछ ऐसा नहीं है, ये उन्होंने सिर्फ ये को फाउंडर ने प्रथम की इन्होंने बताया कि हमने कैसे कैसे ये सर्वे किया है, बट उसकी जरूरत नहीं हो जानने की हमें. इंडिया बांग्लादेश की बात है. इंडिया बांग्लादेश की हम काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. हमारा इनके साथ ट्रेड है अराउंड $18 बिलियन का, जबकि चाइना का है $25 बिलियन का. तो हम इनके सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, जबकि चाइना इनका फर्स्ट लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है. एंड बांग्लादेश ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी ज्वाइन किया हुआ है. ये हम सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है बांग्लादेश के. ये और बांग्लादेश हमें एक्सपोर्ट करता है करीब $2 बिलियन का इंडिया को, तो उसको भी कुछ अर्निंग हो जाती है. नाउ सीपा साइन करने की कोशिश कर रहे हैं इनके साथ टू रिड्यूस और एलिमिनेट कस्टम ड्यूटीज ऑन ट्रेडेड गुड्स. Now, Bangladesh is set to lose its least developed country status after 26. क्यों? क्योंकि इसकी इकोनॉमी अच्छी खासी ग्रो हो रही है, तो एक थ्रेशोल्ड के बाद आपको ये लीस्ट डेवलप कंट्री का स्टेटस चला जाता है. ठीक है, WTO की डेफिनेशन के हिसाब से. तो फिर आपको ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस नहीं मिलता है. फिर आप पे ड्यूटीज वगैरह अप्लाई होती हैं आपके यहाँ से जो प्रोडक्ट आता है. ओके, देयर बाय लूजिंग इट्स ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री मार्केट एक्सेस इन इंडिया. So definitely Dhaka will be eager to finalize a FTA with India and pursue China-backed RCEP as well. और इंडिया भी RCEP का पार्टनर नहीं है. What about infrastructure? India is funding several infrastructure and connectivity projects. इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट भी दी है. लाइन ऑफ क्रेडिट कुछ नहीं होती है,
या तो वो बहुत कम इंटरेस्ट पे दी जाती हैं या फ्री दी जाती हैं बिना इंटरेस्ट के। राइट, तो $7 बिलियन तक की हमें लाइन ऑफ क्रेडिट भी इनको देते हैं। अब ये एग्जाम्पल जरूर कोट करना हमेशा, कनेक्टिविटी लिंक अखौरा अगरतला रेल लिंक, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो थोड़ा सा डिसकनेक्टेड है थोड़ा। ओके, तो बांग्लादेश के थ्रू हमें ज़रूरत है, जैसे हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ से ये जो जाता है ना जिसे हम कहते हैं चिकन नेक, क्योंकि तो अब ये पॉसिबल नहीं कि बंगाल से हमें ट्रेड करना है तो यहाँ से पूरा घूम के हम त्रिपुरा जाएं, नहीं। ये पूरा एरिया बांग्लादेश का है ना, तो हम बंगाल से यहाँ से बांग्लादेश के थ्रू होते हुए त्रिपुरा जाएं। तो उसी के लिए हमने ये रेल लिंक स्टैब्लिश किया, अखाउरा अगरतला रेल लिंक, तो ये मस्ट आपके आंसर में दिखना चाहिए। द लिंक हैज गिवन इंडिया एक्सेस टू चाटोग्राम एंड मोंगला पोर्ट, ये दोनों पोर्ट भी बांग्लादेश में है, याद रखिएगा। इट विल बूस्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट ऑफ असम एंड त्रिपुरा। नाउ बांग्लादेश इंपोर्ट नियरली 2000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इंडिया। ये एक और पोर्ट डेवलप कर रहा है, मत्तरबरी पोर्ट, बांग्लादेश। ओके, पोर्ट विल एस्टैब्लिश ए क्रूशियल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लिंकिंग ढाका एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। बट अब प्रॉब्लम्स क्या है टेंशन की, तो एक है टी स्टार डिस्प्यूट जो ममता बनर्जी साइन होने नहीं दे रही है, शेयरिंग ऑफ टी स्टार वाटर जो बांग्लादेश चाहता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो दोनों को, और रोहिंग्या इशू दूसरा इशू है, और तीसरा इशू है हमारा जो वो आया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जहाँ पे हम कहते हैं कि हम इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स वगैरह को निकालेंगे, जो असम में एनआरसी हुई थी ना वो। Okay. Bangladesh seeks India's cooperation to influence Myanmar. Cross-border terrorism infiltration are additional threat to Indian security. Rise of majoritarian forces, especially in India. There has been incidents of violence against Muslims in India. So Sheikh Hasina condemned the attacks and expressed displeasure over the comments by Indian leaders on illegal immigrants. ग्लोबल टाइज की बात करें तो यूएस यूके हमेशा शेख हसीना गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं सिंस उनकी लिबरेशन वॉर के टाइम से। यूएस हैज बीन वेरी वोकल ऑन इट्स क्रिटिसिज्म ऑफ अवामी लीग जो पार्टी है शेख हसीना की, ओके, कि डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग हो रही है। इन 21 उसने सैंक्शन भी लगा दिए थे बांग्लादेश के एंटी क्राइम एंड एंटी टेररिज्म टास्क फोर्स पर, ये कहकर कि आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं, एंड अनाउंसिंग ए पॉलिसी टू रिस्ट्रिक्ट वीजा फॉर बांग्लादेशीज। Right now, India's concern is deepening relationship with Bangladesh and China by substantial Chinese investment in infrastructure. अब जरा देखिए चाइना ने क्या क्या बनाया है बांग्लादेश में, 12 हाईवेज, 21 ब्रिज, 27 पावर एंड एनर्जी प्रोजेक्ट। ओके, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी याद रखना होगा कि चाइना वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर रही है आजकल वर्ल्ड ओवर। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी कंट्री हो वो चाइना से बच के रह सके, ठीक है। द ओनली थिंग इज कि हम बांग्लादेश से ये अश्योरेंस लेकर चलें कि आप हमारे जो कंसर्न्स हैं चाइना को लेकर उनको बैलेंस करके चलिएगा। ओके, उस तरह के डेट ट्रैप में मत फंस जाइएगा कि कल को वो आपकी टेरिटरी या आपके पोर्ट्स एयरपोर्ट्स वगैरह यूज करने लगे। चलिए, यहाँ पर ये एक नई चीज लेकर आए, रैपिड R1, बहुत अच्छी चीज है। जैसे जैसे आपको कहीं पे ट्रिप प्लान करनी है तो आप बस इसको बोल दीजिए माउथ से, आपने वॉइस में बोल दिया ना, वो खुद वो खुद आपकी में ऐप वगैरह सर्च करेगा, ठीक है, वो खुद आपकी फ्लाइट की टिकट बुक कर देगा, वो खुद ही आपकी होटल बुकिंग्स वगैरह कर देगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपने बस ये बता दिया ना कि क्या परफॉर्म करना है वो कर देगा। right? तो ये इतनी बेहतरीन चीज आई है, दैट इज रैबिट R1। ओके, अभी तक जो हम लोग नॉर्मल ये जैसे चैट जीपीटी वगैरह हैं वो आपको बता सकते हैं, आपने बोला मुझे हॉलीडे प्लान करना है, वो आपको सजेस्ट कर सकता है काफी कुछ, बट वो आपके लिए ये टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, ये परफॉर्म करेगा रैबिट R1। राइट, ये बहुत अच्छी चीज आई है। See, what exactly does this device do? If you want to book an Uber ride, the R1 can do it for you. If you want to plan a vacation, including booking air tickets and making room reservations, R1 can do that for you. If you want some cooking ideas, R1 camera can scan the motley ingredients in your refrigerator. आपके रेफ्रिजरेटर में जो कुछ रखा होगा उसको स्कैन करेगा और खुद सजेस्ट कर देगा कि इन इंग्रेडिएंट्स पर बेस आप ये रेसिपी बना सकते हो, और डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेल इट व्हाट टू डू। सो दिस इज समथिंग रियली वंडरफुल। ओके, ये सब आपको बताइए चैट जीपीटी ये कौन लेकर आया है, तो ये ओपन एआई लेकर आया है। ओके, उसी तरीके से बार्ड है तो ये गूगल का है, एंड थर्ड है क्लॉड, क्लॉड है एंथ्रोपिक एआई का। ओके, ये याद रखना बस। ये एक स्टार्टअप है, सेंटा मोनिका बेस्ड स्टार्टअप हैज बिल्ट R1 डिवाइस यूजिंग अ डिफरेंट एआई मॉडल। इट टेक्स एडवांटेज ऑफ एडवांसेस इन न्यूरो सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग। ये सब पॉलिटिकल न्यूज है। निसार, निसार जॉइंट मिशन है नासा एंड इसरो का। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार
डिजाइन टू ऑब्जर्व नेचुरल प्रोसेसेस एंड चेंजेस इन अर्थ कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम। ठीक है, एक अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है। ठीक है, अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, काफी चीजें देखेगा। ठीक है, लियो अर्थ ऑर्बिट में सेट की जाएगी। 3 ईयर की इसकी मिशन लाइफ होगी। ये मेजर करेगा अर्थ के बारे में सब कुछ, जैसे फॉरेस्ट कवर, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, मॉनिटरिंग, इवन हाइड्रोलॉजिकल डेटा वगैरह। ठीक है, ग्लेशियर्स मेल्टिंग एंड ऑन। द डेटा विल बी प्लेस्ड ऑन आवर रिस्पेक्टिव डेटा सर्वर्स इन इंडिया एज वेल एज यूएसए and they will be made open to the public essentially. Mission will use synthetic aperture radar to scan Earth's land and ice covered region twice every 12 days. Okay, remember this point. It is also capable of penetrating cloud cover and operating day and night. NISAR is expected to revolutionize Earth observing capability. ठीक है, ये दो इसके मेन फंक्शन हो गए। नेक्स्ट इज the data for understanding changes in Earth's ecosystem, ice mass, vegetation biomass, sea level rise, groundwater, and natural hazards including earthquake, tsunami, volcano, and landslide. ठीक है, ये इसका थर्ड फंक्शन हो गया। NISAR, an international radar system for groundbreaking earth science, etc. साइंस से रिलेटेड है ये मॉस्किटो फिश। ठीक है, इसका यूज किया जाता था ये मॉस्किटो वगैरह को थोड़ा सा किल करने में, ताकि हमें केमिकल्स वगैरह यूज ना करना पड़े। बट अब दिक्कत ये हो रही है कि ये खुद ही थोड़ा सा एक इन्वेजिव बन गया। ठीक है, इसकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ गई। तो पहले तो इन दो फिश टाइप्स के नाम याद रखिए, गैम्बूसिया एफिनिस एंड गैम्बूसिया हॉलब्रोकी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ये क्या है तो ये एक तरह की मॉस्किटो फिश है। ठीक है, now ये आंध्रा, उड़ीसा, पंजाब, they have released mosquito fish into local water bodies to address the mosquito menace that locals have complained about. Okay, तो ये स्प्रेड हो रहे थे मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। इवन अकेले इंडिया में 4 करोड़ लोग मॉस्किटो बॉर्न डिजीज से सफर करते हैं एवरी ईयर। ओके, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया मॉस्किटो फिश को फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में टू फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा एंड बिकेम प्रोमिनेंट एज ऑल्टरनेटिव टू केमिकल सॉल्यूशन लाइक पेस्टिसाइड्स। एनवायरमेंट फ्रेंडली था, सस्टेनेबल था, गैम्बूसिया एफिनिस एंड गैम्बूसिया हॉलब्रुकी। बट this fish began to proliferate here, with their population eventually spreading far beyond their original habitat. Now, they are notorious for their detrimental ecological impact, including displacing and preying on native fauna, leading to the extinction of native fish. ठीक है, इनकी वजह से native fish का extinction होने लगा। Amphibians and various freshwater communities. इसके अलावा आप यहाँ से एक चीज और याद रखेंगे, दैट इज ये दो टर्म्स, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट इज हैप्लोटाइप्स, सेकंड इज जीनोटाइप। ठीक है, रिमेंबर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया क्वेश्चन प्रीलिम्स में। उसी तरह हैप्लोटाइप्स, डीएनए वेरिएंट्स लाइकली टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। उसी तरीके से जीनोटाइप, इट इज एन ऑर्गेनिज्म एंटायर जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो ये दो टर्म्स याद रखना बस। उस तरीके से यहाँ पे एक टर्म है पैम्बा इफेक्ट। पैम्बा इफेक्ट क्या है? पैम्बा इफेक्ट पर इतना बताता है कि हॉट वाटर कैन फ्रीज फास्टर देन कोल्ड वाटर इन सिमिलर कंडीशन। ठीक है, बस चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस पे। चलिए रिवर्स से ही देख लेते हैं। डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, इसके ना जजेस को अपॉइंट ही नहीं होने दे रहा था यूएसए। उसको लग रहा था कि नहीं नहीं यहाँ पे ये लोग फेयर नहीं है वगैरह वगैरह एंड इस तरह की बातें। बट अब कोशिश की जा रही है इसको रिवाइव करने की, और यहाँ पे डिस्प्यूट्स वगैरह हो रहे थे, तो उस वजह से फिर सभी कंट्रीज ने कहा हम भी नहीं मान रहे आपकी जजमेंट, हम भी नहीं मान रहे और अपॉइंट भी नहीं कर रहे जजेस को। तो प्रोटेक्शनिज्म और बढ़ता चला गया, हर कंट्री अपने अपने प्रोटेक्शनिस्ट मेजर लगाने लगी, टैरिफ इंपोज करने लगी, जैसे सीबीएम यूरोप लगा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से इंडिया ने कहीं एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी, कहीं इंपोर्ट्स पे लगा दी, यूएसए ने भी इस तरह की चीजें की। Protectionism has been on the rise due to lack of functional dispute settlement body, as the US since 2017 has been blocking the appointment of new judges to the WTO's 7-member appellate court, as it believes that the body is hurting its interest. Alright? बाकी ये सब मैं आपको बताऊंगा डब्ल्यूटीओ में इनका वोटिंग पावर वगैरह, यूएसए का पॉइंट, यूएसए कैसे ब्लॉक कर रहा है इसको, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा प्रीलिम्स रिवीजन में। इंडिया टू सेंड इंडस्ट्री डेलीगेशन टू कॉपर माइनिंग अपॉर्चुनिटीज इन जाम्बिया। अब आप हमने एक न्यूज देखी थी काबिल, ये कंसोर्टियम है, 3 अलग अलग पीएसयूज ने मिलकर बनाया। इसका काम क्या है? फॉरेन में माइंस को एक्वायर करना, और हमने अभी 3 माइंस एक्वायर किए, कहाँ पर? अर्जेंटीना में। ठीक है, लिथियम माइंस। उसी तरीके से हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम कॉपर माइंस एक्वायर कर सके जाम्बिया में, कॉपर रिच जाम्बिया, टू डिस्कस पोटेंशियल एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट। तो जाम्बिया में ऐसा क्या है? जाम्बिया हैज 6% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉपर रिजर्व
and it is also eighth largest producer of copper in 22. But अब एक और बात देखिए, चाइना की कंपनी है चाइनाज नॉन फेरस माइनिंग कॉर्पोरेशन। इट इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन जाम्बिया। चाइना की स्ट्रैटेजी हमेशा रही है, अपने यहाँ तो उसके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं ही, बट उसके अलावा दूसरी भी जिन कंट्रीज में रिसोर्सेज ज्यादा है ना, तो वहां कोई और आके इन्वेस्ट करे, एक्सप्लोर करे, माइनिंग करे, उससे पहले अपन पहुंच जाओ एंड एक्वायर कर लो उस माइन को और करो माइनिंग। ठीक है, तो वो सिर्फ अपने ही रिसोर्सेज नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज के रिसोर्सेज भी एक्सप्लोर करता है। देखिए, इसराइल का ही इशू है, हम इस पे बहुत बातें कर चुके हैं इनफैक्ट अब तक। ठीक है, काफ़ी बातें कर चुके हैं। एक हमने देखा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ये सब लेके गया, बट हमें पता है कि यहाँ पर जजमेंट कुछ भी आ जाए इसराइल मानने वाला नहीं, बट एटलीस्ट ये एक मॉरल प्रेशर तो बनाएगा उस पे। ठीक है, एक मॉरल प्रेशर ही बनाएगा और वर्ल्ड का जो अटेंशन है वो भी इस तरफ लेकर आएगा कि इसराइल ने वायलेशन किया। तो इसके लिए साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड थैंक्स कह सकता है कि हाँ आपने कुछ अच्छा किया, अनलाइक द अदर कंट्रीज जिन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि हम न्यूट्रल हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। ओके, ये 25,000 लोगों का मरना ये कहीं से जस्टिफाई नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, इसके बारे में हमने जान लिया था। 15 जजेस होते हैं, अलग अलग रीजन से आते हैं। ठीक है, 9 ईयर का इनका टेन्योर होता है, रीअपॉइंटमेंट भी की जा सकती है। इंडिया के जज हैं दलवीर भंडारी, और थोड़ा सा बायसनेस भी देखने को मिली है, जैसे यूक्रेन यूक्रेन वॉर के इशू में जो चाइना और रशिया से जो जज थे इस पैनल में, ठीक है, उन लोगों ने अपनी कंट्री की जो पॉलिटिकल लाइन है या ऑफिशियल लाइन है उसकी डायरेक्शन में ही वोट किया, जबकि इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, इंडिया के जज काफी अनबायस्ड रहे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग में है। इसराइल के अगेंस्ट केस चल रहा है यहाँ पे, दैट इट वायलेटेड द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड, जो कि 1948 में आया था ये एक्ट। ओके, 15 जजेस होते हैं इसमें। उसके अलावा 2009 में और 2019 में गाम्बिया भी एक केस लेकर आया था अगेंस्ट म्यांमार कि रोहिंग्यास का यहाँ पे परसिक्यूशन हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। और इंडिया ने भी जादव एक थे हमारे, जिनको पाकिस्तान कहा कि इंडियन स्पाई हैं, इनका केस फाइल किया गया था 2017 में अगेंस्ट पाकिस्तान, तो इंडिया ने भी इस कोर्ट में केस फाइल किए हैं। यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन पास विद और ओवरवेलमिंग मेजोरिटी हैव बीन इग्नोर्ड बाय इजराइल। ठीक है, और ये इग्नोर क्यों कर लेता है जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन को? क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में यूएसए उसको वीटो कर देता है। तो यहाँ पर जो भी जजमेंट आने होते हैं ना इस कोर्ट के, उसको 2 से 3 साल लग जाते हैं, बट इतना तो टाइम ही नहीं है गाजा के पास, अदरवाइज तो पूरा साफ ही हो जाना है 2-3 साल में। नाउ द एक्शन फॉल विद इन द लेजिटिमेट। इसराइल का कहना है कि मैं सेल्फ डिफेंस कर रहा हूँ अपना, हमास ने रॉकेट अटैक किया मेरे यहाँ, मेरे सिविलियंस को थ्रेट किया। नाउ इट इज एम्ड सोनली एट हमास, ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोवाइडिंग इंटेंट ऑफ जेनोसाइड इज डिफिकल्ट इन इंटरनेशनल। अब मैंने आपको उस दिन बहुत एम्फेसाइज किया था कि ये अगर साउथ अफ्रीका को ये प्रूफ करना है ना इसराइल के अगेंस्ट कुछ, ठीक है, तो उसको ये प्रूफ करना होगा कि ये सिर्फ वॉर नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसके इंटेंट ही है कि यहाँ पे पूरी पॉपुलेशन को मारा जाए। ओके, और ये इंटेंट प्रूफ करना अपने आप में कोई आसान काम नहीं है। तो ये पॉइंट बहुत याद रखना, प्रीलिम्स में अगर आएगा तो ट्रिकी कर देगा क्वेश्चन को। नो आईसीजे, अब इससे क्या होगा? इट कुड इंक्रीज द इंटरनेशनल स्क्रूटिनी एंड कंडेमनेशन ऑफ इजराइल एक्शन। तो एक तो ये हो सकता है इसकी जजमेंट आने से। इट विल पुट प्रेशर ऑन इट्स इजराइल एंड इसके बैकर जो है यूएसए टू एंगेज इन डिप्लोमेटिकली एंड सर्च फॉर पॉलिटिकल सॉल्यूशन। तो दूसरा ये रिजल्ट हो सकता है यहाँ के आउटकम का, जो भी जजमेंट आएगा। द ओनली कंट्री दैट कैन इन्फ्लुएंस इजराइल पॉलिसीज इन दिस रिगार्ड इज यूएस। Security Council has remained deadlocked due to veto of US. International Court of Justice verdict against Israel will strengthen the moral pressure at least. Okay. South Africa deserve praise for having taken the initiative to approach ICJ. Okay, अब इसको आप उसमें भी यूज करना, ब्रिक्स वाले में भी यूज करना। ठीक है, कि कैसे जिन कंट्रीज को हैंसफोर्थ थोड़ा ग्लोबल साउथ माना जाता था या डेवलपिंग माना जाता था या जिनकी वॉइस वर्ल्ड लेवल पर नहीं सुनी जाती थी, कैसे उसी में से एक कंट्री साउथ अफ्रीका इसराइल को इंटरनेशनल कोर्ट तक ले गई। ठीक है, ये वहां भी कनेक्ट करना है इस चीज को। ये सब वही है पावर्टी इरेडिकेशन की बातें हैं। ठीक है, हमने इस पे एक सेशन कर चुके हैं मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स पर ब्रेनस्टॉर्मिंग में। ठीक है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको एक्सेस मिल गया होगा। नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में कहा कि 24 करोड़ लोगों को पिछले 9 साल में पावर्टी से बाहर निकाला गया है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल की बात हो रही है, और मल्टी डायमेंशनल में आपको बता ही चुका हूं कि नीति आयोग पब्लिश करता है हमारे यहाँ, यूएनडीपी भी करता है ग्लोबल लेवल पर, वो यूज करता है 10 इंडिकेटर्स, हम यूज करते हैं 12 इंडिकेटर्स। वो सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। द एजुकेशन सिस्टम में क्रिएट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयबल यूथ, और यही हो रहा है। एसआर की रिपोर्ट जो आई है उसमें क्या है, क्वालिटी बहुत पुअर है हमारी,
बच्चे 14 से 18 साल के हैं, उसके बाद भी क्लास 2 के टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उस केस में तो ये हो रहा है कि आप एजुकेटेड लड़के तो ला रहे हो, ठीक है, एजुकेटेड स्टूडेंट्स, एजुकेटेड यूथ, बट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयबल यूथ प्रोड्यूस कर रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम इस वक्त। ओके, नाउ अब ये जो 12 इंडिकेटर है वो ठीक है, बट वी ऑल्सो नीड टू ट्रैक द इनकम, poverty, real wage, unemployment. Okay, India still has the largest number, that is 16 crore of people under extreme poverty. अगर हम वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया है $2.15 पर कैपिटा पर डे इनकम के हिसाब से। अब अगर हम एक बार देखें लेबरर्स की हालत, तो देखिए स्पेशली एनडीए 2 में क्या हुआ है कि रियल रूरल वेज की जो ग्रोथ थी ना वो नेगेटिव हुई है, यानी कि पिछले 5 साल में जो रूरल एरियाज में वेज मिलते थे लेबर को वो नेगेटिव में चले गए उल्टे। ओके, और ये दोनों के लिए एग्रीकल्चर फील्ड में जो काम कर रहे हैं वो लेबर भी, और जो विलेजेस रूरल एरियाज में नॉन एग्रीकल्चर जैसे कि कोई छोटी सी फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें काम कर रहे हैं, इनकी इनकी इनकम नेगेटिव में चली गई है। के शेप रिकवरी मैं आपको बता ही चुका हूं, इसका मतलब होता है कि आफ्टर कोविड, ठीक है, कुछ सेक्टर बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव कर गए बट कुछ सेक्टर डाउनग्रेड ही रह गए, मतलब वो उनकी ग्रोथ में कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला, इसे कहते हैं के शेप्ड। ठीक है, और वर्क एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स में शेयर कितना है अभी, तो 45% लोग हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में वर्क करते हैं। यहाँ पे एंटीबायोटिक्स रिलेटेड है, यहाँ पे एक न्यू पॉइंट था तो मैंने आपके साथ दोबारा लिख दिया इसको कि गिवन द हेट्रोजेनिटी ऑफ कंट्रीज हेल्थ केयर सेटिंग्स, वन साइज फिट ऑल अप्रोच माइट नॉट बी एप्ट टू रेगुलेट एंटीबायोटिक यूज। ठीक है, गवर्नमेंट ने दो डायरेक्शन दिए, एक तो ओवर द काउंटर सेल जो हो रही है उनको कि आप डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं देंगे। ओके, और डॉक्टर को कहा गया है कि आप दवाई देंगे तो आपको रीजन मेंशन करने होंगे कि आप क्यों ये एंटीबायोटिक दे रहे हो पर्टिकुलर। ठीक है, ये दो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ने की है, बट उसके अगेंस्ट ये कह रहे हैं कि एक इतनी हेट्रोजेनस कंट्री में एक वन साइज फिट ऑल अप्रोच लेके चलना ठीक नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको इसके इसमें ऑलरेडी मेंस 450 प्लस में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसमें ये 2 पॉइंट और ऐड कर लेना और साथ में आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने पिछला एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसका नाम था कि एनी टाइम एनीवेयर, उन्होंने कहा था कि मोबाइल, ठीक है, एएससीआर रिपोर्ट को कोट करते हुए कि 90% बच्चों के पास मोबाइल है, उसमें से 2/3 बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग को चलाना भी यूज करते हैं हम एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो ये कह रहे थे कि हम लोग इनफॉर्मल टाइप का एजुकेशन सिस्टम प्रमोट कर सकते हैं, फॉर्मल ठीक है कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह, इनफॉर्मल ताकि उनको एग्रीकल्चर रिलेटेड स्किल्स नॉलेज वगैरह दिया जा सके, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नॉलेज वगैरह दिया जा सके, ठीक है, इकोलॉजी से रिलेटेड, वाटर वाटर लेवल, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज एंड सो ऑन, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो ये वो आर्टिकल हमने डिस्कस कर दिया उस दिन, उसी को काउंटर करते हुए इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है इस एनी टाइम एनीवेयर के अगेंस्ट में। इनका क्या कहना है इसमें, इंक्रीज इन स्मार्टफोन ओनरशिप ठीक है, एबिलिटी टू यूज दैम अमंग यूथ ऑन 14 to 18 ईयर्स वो भी ठीक है, इंक्रीज्ड स्कूल एनरोलमेंट डज नॉट इम्प्लाई एनहांस लर्निंग, ये उन्होंने कंक्लूड किया था कि एनरोलमेंट तो बढ़ा है बट लर्निंग नहीं बढ़ी है। तो यही सिमिलर डिस्टिंक्शन यहाँ पे अप्लाई होता है कि स्मार्टफोन एक्सेस और लर्निंग, क्या स्मार्टफोन सिर्फ होने से बच्चे सीख जाएंगे? तो इनका पहला काउंटर ये है कि एक तरह की कॉस्टली पैडागोगिकल टेक्नोलॉजी हो गई है, जैसे एजुकेशन बिकम्स ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रोवाइडर ऑफ ट्रांसमिशन इज ऑफन अनअवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। आप कह सकते हो कि वन वे अप्रोच चलता है यहाँ पर, जैसे क्लासरूम में जब आप लोग होते हो तो एटलीस्ट वहाँ पे कुछ डाउट्स होते हैं, डिस्कशन होते हैं, डिबेट होती है, बट ये जब ऑनलाइन आपको कोई चीज सिखाई जाती है, जैसे मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, इट इज टोटली वन वे। ओके, तो ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है इनके अकॉर्डिंग। एजुकेशन Education does not entail the transmission of information or transaction of ideas. It is an intended, planned activity involving mutual construction of knowledge through dialogue and discovery. Okay? The information presented in educational videos is monological, unidirectional. The possibility of discussion, argument, contestation of ideas is undermined. Okay, तो ये इनका पहला काउंटर है उस आर्टिकल में। सेकंड काउंटर, एनी टाइम एनीवेयर वाला जो आर्टिकल था, इट इग्नोर्स द कंट्री सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी। वो ये भूल जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे माहौल से भी आते हैं जहाँ पे घर में वायलेंस देखते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, पॉवर्टी देखते हैं। इट अंडरमाइंस द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लासरूम एज ए स्पेस। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्लासरूम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस होता है, वहाँ पे हर बच्चा, ठीक है, वो गरीबी से भी आ सकता है, वो थोड़ी वेल ऑफ फैमिली से भी आ सकता है, वो एक साथ बैठते हैं क्लास में। ठीक है, अलग अलग कास्ट से आ सकते हैं, वो एक साथ बैठते हैं क्लास में, अलग अलग रिलीजन से आ सकते हैं, वो एक साथ बैठते हैं, सीखते हैं, एक दूसरे की एनवायरमेंट जो है उसके बारे में जानते हैं, एक दूसरे की सोशल कंडीशंस के बारे में जानते हैं, राइट। तो ये चीज से क्लासरूम में मिलती है, इनफॉर्मली मोबाइल के थ्रू ये चीजें बच्चे नहीं सीख पाएंगे। द फिजिकल क्लासरूम स्पेस प्रोवाइड्स ए चांस टू ओवरकम सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स एंड लर्न कोलैबोरेटिवली।
The uninhibited internet consumption can expose learners to the ideas that could strengthen the ideas they were ascribed at birth rather than challenge them. ठीक है, हमें कास्टिज्म जैसे आइडियाज चैलेंज करने हैं, वो साथ बैठकर पढ़ के मिलजुल के खा के साथ रहने से होगा। ठीक है, अगर हम सिर्फ मोबाइल के थ्रू अपने रूम में बैठकर वन वे नॉलेज लेते रहेंगे तो हो सकता है कि हमारे जो कास्टिस्ट थॉट्स हैं वो और ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएं, और सामने जो ये थॉट प्रोपोगेट कर रहा है, जैसे कि आजकल ये आपकी यूट्यूब शॉर्ट्स रील्स वगैरह में आते हैं, तो इस तरह का ये जो वन वे कम्युनिकेशन होगा ना, तो आप वहां काउंटर नहीं कर सकते उस चीज को कि आप जो कह रहे हो ब्राह्मण के बारे में वो गलत है, या आप जो कह रहे हो दलित मूवमेंट्स के बारे में वो गलत है। ठीक है, वो तो फिर बच्चा वही एक्सेप्ट करता रहेगा और उसी के साथ बड़ा होता रहेगा। ओके, तो वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं जान पाएगा और ना ही उनको चैलेंज कर पाएगा। जैसे अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था एक टीचर का, वो कह रहा था कि कास्टिज्म कास्टिज्म तो अंग्रेज लाए थे, ब्राह्मण नहीं लाए थे, एंड ही इज अ टीचर, हिस्ट्री टीचर। ठीक है, तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में कई बच्चों ने लिखा कि इतना भी मत बोलो, ठीक है, सबको पता है कि कैसे शुरुआत हुई है कास्ट सिस्टम की। और तो इस तरह की चीजों को काउंटर करना जरूरी है, ये टेक्नोलॉजी में नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी कैन ऑफर एजुकेशन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम स्कूल्स, जो कि पिछले आर्टिकल ने कहा था। ठीक है, कि नेचुरल साइंस मैनेजमेंट पे एजुकेशन दिया जा सकता है, एनवायरमेंट पे, क्लाइमेट पे दिया जाता है। ठीक है, तो वहां पर वो एज्यूम कर रहे थे कि ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड फिशरीज कैन टेक इफेक्टिवली ऑनलाइन, बट जो कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि दो तरीके होते हैं सीखने के, या तो आप वीडियो देखिए और सीखिए, या फिर आप अटेंड कीजिए कोई लाइव क्लास को। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कि इट इज प्रोड्यूस्ड विदाउट नोइंग हु द व्यूअर इज एंड स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। ठीक है, आप तो अपना एक वीडियो बना दिया आपने, उसके थ्रू आप नॉलेज दे रहे हो, बट आप ये नहीं, बिना ये जाने कि व्यूअर कौन है, ठीक है, और उसका स्पेसिफिक कंटेक्स्ट क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक सिखा दिया कि ये क्रॉस ब्रीड कर सकते हैं हम दो गुलाब लेकर, हो सकता है कि वो जिस क्लाइमेटिक रीजन से आता है वहां के लिए सूटेबल ना हो। In both cases, learner will only receive information that might not be suited to their occupational specificity and geographical context. Okay. So now यहाँ पर इन्होंने कहा है education technology exacerbate inequalities, impoverishes the quality of education and slow down the process of socialization. Socialization एक सबसे important role है schools का, and cultivate a behavior of consumerism among students. तो इनके भी points ठीक हैं और उनके भी कुछ points ठीक थे। ये सब मत पढ़ने बैठना यार, ये फीचर बताएं पूरे टेम्पल के, वो इतना नहीं पूछेगा, बस हमें दो तीन बातें यहाँ पे जाननी होंगी जो मैं आपको कराऊंगा अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग में। नगर स्टाइल आर्किटेक्चर, द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर, ठीक है, इसके अलावा वेसारा स्टाइल आती है, और एक लास्टली एक और चीज करेंगे हम, क्योंकि जगन्नाथ टेम्पल भी बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग करेंगे कलिंग आर्किटेक्चर, ठीक है, या उड़ीसा आर्किटेक्चर कह दीजिए। ठीक है, ये चार चीजें हम करेंगे प्रीलिम्स में, बाकी ये सब एक एक चीज मत पढ़िए, ये सब डोंट वेस्ट योर टाइम। ये चार आर्किटेक्चर जान लो, आपको प्रीलिम्स में काम आ जाएगा और मेंस में भी डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा उस पे। Okay, so that's it for Indian Express as well. So thanks for joining this session and do join the brainstorming. And okay, so thank you. Have a great day and keep learning.